गुड मॉर्निंग। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। अब शुक्रवार की बात करें तो बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी। 10,700 के लेवल्स को भी पार कर लिया था मार्केट में। आज क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके का दिखेगा बाजार में मोमेंटम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से अहम ट्रिगर होंगे जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल संकेतों की। मिले जुले ग्लोबल संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चीन और जापान के बाजार आज बंद रहेंगे और करेंसी मार्केट भी आज बंद रहेगी। इसके अलावा रिलायंस के नतीजों की बात करें तो अनुमान से कम रहे हैं रिलायंस के नतीजे। जीआरएन जो है वो घटकर $11 प्रति बैरल हो चुका है। और इसके अलावा एचडीएफसी और कोटक बैंक के भी नतीजे आएंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी। और इंडिगो ये शेयर भी आज फोकस में रह सकता है। आदित्य घोष का इस्तीफा और कंपनी पर इसके बावजूद दिग्गजों ने भरोसा जताया है। तो इंडिगो के शेयर पर भी किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट अहम ट्रिगर हैं जहां पर की बाजार की नजर रहेगी। लेकिन अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं ये भी आप आपको बता देते हैं। एक्सडीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। और एशियन बाजारों की हम बात करें तो यहां पर किस तरह के संकेत है, यहां पर पॉजिटिव संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और क्या इंडिकेशन मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या इंडिकेशन है आज। गुड मॉर्निंग पूजा। आज के लिए संकेत काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी में करीब 20 पॉइंट के आसपास से गेंस देखने को मिल रहे हैं। और आप देखिए 10,750 ये जो लेवल है अब स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि शायद आज इंडियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। एशियन मार्केट्स में भी आज अगर आप देखें ज्यादातर मार्केट जो खुले हैं जापान, चाइना और उसके साथ साथ हांगकांग, ये कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो कि आज बंद हैं। लेकिन जो मार्केट्स खुले हैं उनमें अगर आप देखें तो जो टोन है वो पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिले, यानी कि रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। अगर आप शुक्रवार को यूरोपियन यूएस के मार्केट्स की बात करें तो वहां पे अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से मार्केट गिर के फ्लैट क्लोजिंग यूएस के मार्केट की शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली थी। ज्यादा फोकस था आईटी स्टॉक्स के ऊपर। ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा दबाव वहां देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखें नैस्डैक ऊपरी स्तरों से करीब 1% के आसपास की गिरावट कल नैस्डैक में देखने को मिली, क्योंकि जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स में उनमें ऊपरी स्तरों से जो मुनाफा वसूली थी वो साफ तौर पे हावी थी। इसके साथ साथ शुक्रवार को यूएस के Q1 जीडीपी के आंकड़े भी आए थे, अनुमान से बेटर रहे हैं। 2% रहने का अनुमान था, 2.3% की ग्रोथ वहां देखने को मिली है। तो उससे अब कहीं ना कहीं इकोनॉमी मजबूत है। ब्याज दरें बढ़ने की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं हावी होने लगी, क्योंकि पूजा कल से फेड की जो 2 दिन की बैठक है उसकी भी शुरुआत होने वाली है। और इस बार दरें बढ़ने की जो संभावना है वो करीब 90% के आसपास है। तो इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट में देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स ऊपर से गिरे जिस वजह से ओवरऑल क्लोजिंग जो वो फ्लैट देखने को मिली। लेकिन यूरोपियन मार्केट अच्छे बंद हुए, करीब 1% के आसपास से गेंस देखने को मिल रहे थे। और क्रूड प्राइसेस में अगर आप देखें तो स्थिरता देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस $74 के आसपास और WTI करीब $68 के आसपास हैं। तो नेट यूएस जरूर ऊपरी स्तरों से गिर के बंद हुआ था, लेकिन आज जो एशियन मार्केट्स खुले हैं वहां पे पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। और एज ए निफ्टी वैसा इंडिकेशन दे रहा है कि हल्की पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। चलिए हल्की पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है आज बाजार की। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे रिलायंस के नतीजों पर भी थोड़ा समझना है, किस तरह के ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स यहां पर निकल कर आई हैं ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बार FIS DIS के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि शुक्रवार को वहां से किस तरह के आंकड़े थे। तो विदेशी निवेशकों की तरफ से बिकवाली बनी हुई है। 759 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से और घरेलू निवेशकों की तरफ से करीब 634 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। और F&O मार्केट में नेट विदेशी FIS की बात करें तो करीब 1550 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन अब बाजार की पहली रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बाजार में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। 10,800 का लेवल, क्या ये कहीं ना कहीं टेस्ट होगा? नहीं, मुश्किल है पूजा। गुड मॉर्निंग। 10,800 थोड़ा दूर का मामला है, और खासतौर से तब जबकि रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ी सी शुरुआत के आसार हैं। 10,700 के आसपास मुझे लगता है कि वो निर्णायक लेवल है जहाँ पर नजर रखनी चाहिए। उन लेवल के आसपास बाजार थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है निफ्टी की वो 10,650 से 10,750, 10,775 के आसपास की हो सकती है, क्योंकि करेंसी मार्केट और फिक्स इनकम मार्केट शायद आज बंद है, तो बहुत ज्यादा आपको वहां का एक्शन नहीं दिखेगा। तो करेंसी मार्केट से संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन दुनिया भर के बाकी बाजार जो छुट्टियों के अलावा खुले हुए हैं वो स्टेबल से हैं।
तो ग्लोबल मार्केट से संकेत बहुत बुरे नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, तो स्टेबल है। और भारतीय बाजारों ने जो मई सीरीज की शुरुआत के पहले दिन अच्छे एक्शन दिखाया है, तो मुझे लगता है कि 10,650 को हम आसानी से तोड़ेंगे नहीं। तो बेस्ट तरीका ये कि 10,650 के जितना नजदीक मिले उतना खरीदारी करनी चाहिए आपको। अगर कमजोर शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो, तो खरीदारी का मौका बनेगा आपके लिए। ऊपरी स्टोन पर 10,650 के आसपास एंट्री करने को मिले तो 10,700, फिर वापस से 10,750, ये दो लेवल ऊपर की तरफ हो सकते हैं जहां बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं। और बड़े लंबे समय के बाद बैंक निफ्टी ने पहली बार ताकत दिखाई है शुक्रवार के सेशन में, जो 25,400 के तहत जाकर नजदीक बंद हुआ है। 25,500 बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का अहम वाला लेवल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा रुके है। 25,500 को पार किया तो फिर 150 पॉइंट की तेजी और 25,650 के आसपास तक बन सकती है। और निचले स्तरों पर अब 25,200, 25,250 बैंक निफ्टी पर काफी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो कुल मिलाकर एक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा शुक्रवार की बड़ी तेजी के बाद आज सीमित दायरे में कारोबार वाला हो सकता है। तो सीमित दायरे में कारोबार होगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी रेंज आपको दे दी गई है 10,650, 10,775, ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। बैंक निफ्टी 25,250 और 25,650, ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। लेकिन अनिल जी, आज सेक्टर स्पेसिफिक फोकस कहाँ रखें? रिलायंस के भी नतीजे आए हैं, हल्के कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। बैंक्स मजबूत रहेंगे। अगर शुरुआत हुई तो निचले स्तरों से बैंक में खरीदारी लौटेगी और वो दोनों ही सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों ही मजबूत नजर आ रहे हैं, तो वहाँ खरीदारी होनी चाहिए। तो एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी बहुत खरीदारी निचले स्तरों से वापस आ सकती है। तो यही है बेसिकली, बहुत ज्यादा ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक रुझान नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, एक चीज कह सकता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज भी दमदार रहेगा, तो वहां पर फोकस करना चाहिए ट्रेडर्स को और वहां तेजी बनेगी। थैंक यू सो मच अनिल जी, बाजार की पहली रणनीति हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बता दी गई है। रिलायंस के नतीजों पर आज नजर जरूर रखनी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज भी आपको बता दिए गए हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आज आपको मार्केट में बनाकर चलनी है। लेकिन नतीजों की अब बात करते हैं। रिलायंस ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, कैसे रहे हैं नतीजे, ये बताने के लिए संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बताइए रिलायंस के नतीजे कैसे थे? मेरे हिसाब से थोड़े से अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। हमारा अनुमान था कि कंसो मुनाफा जो है वो करीब 1% बढ़ता हुआ दिखेगा, महज 0.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। आय जरूर अनुमान से ज्यादा रही है, 17% की ग्रोथ आई है। हम 14% के आसपास की बढ़त की बात कर रहे थे। करीब 5% इनका जो अबिडा यानी कि ऑपरेशनल मुनाफा बढ़ा है, हम करीब 3% के आसपास की बढ़त की बातचीत कर रहे थे। लेकिन मार्जिन देखिए 15.9% रहने का अनुमान था, 15.8% के देखने को मिले। और इनका जो रिफाइनिंग सेगमेंट जो कि मेन सेगमेंट है, वहां पे हम मान रहे थे कि जीआरएम्स गिरेंगे, लेकिन अनुमान से ज्यादा गिरावट वहां देखने को मिली है। 11.3 से 11.6 की रेंज थी, जहां मान रहे थे कि जीआरएम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन $11 के आसपास के जीआरएम्स रिपोर्ट किए हैं। ये देखिए किसी भी एनालिस्ट अनुमान से कम है, तो यहां पे जरूर निराशा देखने को मिली है। करीब अगर आप देखें आधे डॉलर से ज्यादा की गिरावट जीआरएम्स में देखने को मिली है। अगर आप तिमाही आधार पे देखें तो नेट देखा जाए नंबर्स में निराशा है, मुनाफा अनुमान से कम बढ़ा है और उसके साथ साथ जीआरएम्स काफी नीचे के देखने को मिले हैं। और उससे ज्यादा बड़ी जो निराशा अगर आप देखें पूजा, तो वो रिलायंस जियो के नंबर्स में है। हम अनुमान कर रहे थे कि 800 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आएगा, महज 510 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अबिडा मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। और सबसे बड़ी निराशा है आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की अगर आप बात करें, हमारा अनुमान था कि गिरेगा, 154 के मुकाबले 150 के आसपास के नंबर आएंगे, लेकिन 137 रुपए के आसपास के जो आरपूस हैं वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो यहां से बहुत बड़ी निराशा है अगर आप जियो के फ्रंट पे देखें, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उन्होंने मुनाफा पोस्ट किया था। इस बार एक्सपेक्टेशन था कि मुनाफा बहुत बढ़ के आएगा और आरपू भी शायद कहीं ना कहीं स्थिर देखने को मिल सकते हैं। तो नेट नंबर्स खराब हैं और उसके साथ साथ जियो का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी निराशाजनक है। तो नेट नंबर्स खराब हैं, जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स इस तिमाही कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो संदीप, ब्रोकरेज हाउस हैं, उनका क्या कहना है इस नतीजों पर? देखिए, ब्रोकिंग हाउसेस लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो अब भी स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हैं। नंबर्स नो डाउट खराब हैं, लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस एक साल के नजरिए से बातचीत करते हैं। Q1 यानी कि जो मौजूदा तिमाही है वहां से अगर आप देखें तो इनका जो क्षमता विस्तार पूरा हुआ है उसका असर आना शुरू हो जाएगा, तो इनके मार्जिन में हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव है। पहले आपको डॉयश बैंक की रिपोर्ट बताते हैं, उन्होंने जो लक्ष्य है उसे बढ़ा दिया है, 1180 रुपए कर दिया है, पहले 1150 रुपए था और उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। उनका कहना है कि जो नतीजे हमारा अनुमान था, इनकी डॉयश बैंक का जो अनुमान था उससे बेटर देखने को मिले हैं। दूसरी ओर एडलवाइज ने भी लक्ष्य बढ़ाया है,
1200 के ऊपर के जो लक्ष्य हैं वो उन्होंने दिए हैं। पहले 1250 का लक्ष्य था, बाय रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। उनका कहना है कि नतीजे अनुमान से मुताबिक और खासतौर पे रिटेल और पेटकेम साइड के जो नंबर्स हैं वो उनके अनुमान से काफी बेटर देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट आई उन्होंने 1150 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और नतीजों के बाद अब भी खरीदारी करने की राय दी है। तो नेट देखा जाए लंबी अवधि के लिहाज से ब्रोकर्स अभी भी पॉजिटिव हैं, नीचे की ओर 1150 रुपए और ऊपर में 1200 तक के टारगेट प्राइस। ऑलराइट, थैंक यू संदीप ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो रिलायंस पर 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और तीनों ने ही बाय रेटिंग बरकरार रखी है। डॉइच बैंक, एडलवाइस और मोतीलाल, ये 3 रिपोर्ट्स आई हैं और तीनों ने ही बाय रेटिंग फिलहाल लंबे समय के लिए बरकरार रखी है। लेकिन चलिए नतीजों पर ही फोकस करते हैं और इस पर और डिटेल में चर्चा करते हैं। एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के भी नतीजे आज आएंगे और जी बिजनेस पोल के मुताबिक एचडीएफसी के नतीजों की बात करें तो अच्छे नंबर्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जो ट्रेंड है इस वक्त वो काफी पॉजिटिव है। एचडीएफसी को भी इससे काफी फायदा मिलेगा और हमारा अनुमान है कि एनआईए के फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी का जो एयूएम है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। प्रोविजनिंग में जो कमी आएगी उससे भी मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा। साल दर साल प्रोविजनिंग में कमी आएगी 27% के आसपास की, तो उससे भी कहीं ना कहीं मुनाफे को एक सपोर्ट मिलेगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मामूली 5% की बढ़त होगी। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी आंकड़े स्थिर ही रहने का अनुमान है। हमारा पोल के मुताबिक 0.79% के सामने जो ग्रॉस एनपीए का फिगर है वो इस बार 0.85% के आसपास देखने को मिल सकता है और मुनाफे में करीब 17% की बढ़त साल दर साल देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा क्वार्टर 4 के अंत तक एयूएम की बात करें तो 20% की ग्रोथ की संभावना इस बार हम कर रहे हैं। वहीं बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों की तो यहां पर भी अच्छे नतीजों की उम्मीद है, क्योंकि जितने भी रिटेल फोकस्ड बैंक है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे भी उसी लाइन में एक्सपेक्टेड हैं। एनआईआई में हमारा अनुमान है कि 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े इस बार भी स्टेबल ही रहेंगे, 2.3% के आसपास ही आंकड़ा हम मान के चल रहे हैं कि एनपीए के फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। और आईएनजी वेश्या के साथ जो मर्जर किया है उससे अब फायदा मिलना शुरू होगा धीरे धीरे बैंक को, और रिटेल पोर्टफोलियो में शानदार ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक से। तो ये 2 नंबर्स हैं जिस पर कि आज मार्केट की नजर रहेगी। एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक, इन 2 नतीजों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा डीएचएफएल के भी नतीजे आएंगे। एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जहां पर की नजर रखनी चाहिए आपको। डीएचएफएल के पोल की बात करें तो डिसबर्समेंट में करीब 34% की बढ़त का हमारा अनुमान है। अगर इस नंबर को हम मुनाफे के फिगर को अगर साल दर साल कंपेयर करें तो आपको एक गिरावट नजर आएगी, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को एक वन टाइम गेन हुआ था, एक सब्सिडरी में हिस्सा बेचा था जिसकी वजह से कंपनी को कुछ पैसे मिले थे और इसकी वजह से मुनाफे में बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन अगर एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें तो करीब 30% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने का अनुमान है मुनाफे के फ्रंट पर। 22 से 30% की ग्रोथ देखने का अनुमान है मुनाफे के फ्रंट पर। हाँ देखिए 21% की ग्रोथ मुनाफे में जो एडजस्टेड फिगर है वहां पर देखने को मिल सकती है। तो डीएचएफएल से भी अच्छे नंबर्स की उम्मीद है और कोटक और एचडीएफसी ये दोनों कंपनियों से भी उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स ही पोस्ट करेंगे। लेकिन अब चलिए रुक करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज का। और खबरों के लिहाज से कहां रहेगा एक्शन ये बताने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा, आज इवेंटफुल डे रहने वाला है, न्यूज फ्लो भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। आज सबसे पहले तो डीएलएफ के साथ शुरुआत करेंगे। खबर यह है कि कंपनी अब क्यूआईपी लेकर आ रही है और ये जून के अंदर कंपनी का क्यूआईपी आ सकता है। हालांकि अभी रकम को लेकर कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं है, लेकिन ऐसी अटकल है कि 4500 करोड़ रुपए के आसपास शायद कंपनी रेज कर सकती है इस क्यूआईपी के जरिए। डीएलएफ पे नजर रखिए, वैसे भी बहुत हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है, तो शायद कुछ फुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े, तेजी की उम्मीद लगाएं। इसके अलावा अदानी पावर, ये एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि ग्रीन एनर्जी कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है उसको ये कारोबार में डीमर्ज करेंगे और डीमर्ज करा के सेपरेटली लिस्ट कराने की योजना बना रहे हैं। और ये सब चीजें जो है अगले 2 हफ्ते के अंदर शायद इसके ऊपर फैसला होता हुआ दिखाई पड़े, और ऐसी भी खबर है कि अगले हफ्ते ये डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं। तो अदानी पावर इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा आज के लिए, यहाँ पर भी आप ध्यान रखें। एक जेपी इंफ्रा में, जहां पे पहले सुरक्षा एआरसी यानी कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और दोस्ती रियल्टी जो कि एक और रियल एस्टेट की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर बोली लगाई थी कंपनी के लिए। करीब 7350 करोड़ रुपए में ये बोली लगाई गई थी। इसको और रिवाइज किया है उन्होंने, 5% इसको और बढ़ाया है और 7700 करोड़ रुपए के आसपास बोली लगाने की बात है। तो अब हो सकता है जेपी
इंफ्रा में भी कुछ अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं वक्रांगी के ऊपर भी। वक्रांगी वैसे भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है लेवल से। अब जो खबर आ रही है वो ये कि प्राइस वाटर हाउस कूपर जो कि कंपनी का ऑडिटर है उन्होंने इस्तीफा दिया है। 27 अप्रैल से ये बात की उन्होंने कि वो ऑडिटर नहीं रहेंगे कंपनी के, अब ऑडिटर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो वक्रांगी नंबर्स को लेकर भी कंसर्न जो है वो जरूर उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर लगातार लोअर सर्किट की तरफ चल ही रहा है। इसके अलावा कुछ नंबर्स आए हैं जिसमें से कैनफिन होम के नंबर आए हैं। मुनाफा करीब 39 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है और आय भी 362 करोड़ से 400 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आई है। एक चीज क्रूशियल ये भी है कि वैसे भी आरबीआई ने जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको ईसीबी के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है, तो इसलिए भी एक लिहाज से भी एक अच्छी खबर है। और आखिरी में आइडिया के नंबर्स आए हैं जिसमें घाटा आया है 942 करोड़ रुपए कंपनी है, 962 करोड़ रुपए घाटा आया है जो कि 3 गुना बढ़ा है। लेकिन ये घाटा अनुमान से कम आया है, अनुमान कहीं और ज्यादा घाटे का था लेकिन उससे कम आता हुआ दिखाई पड़ा है। आरपू और इनलाइन आया है। इबीटा इंप्रूव हो गया है, 1447 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। शुक्रिया सुमित ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो डीएलएफ, अदानी पावर, जेपी इंफ्रा, वक्रांगी, यहाँ पर इस शेयर में भी आपको नजर रखनी है क्योंकि पीडब्ल्यूसी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आज इस खबर के चलते कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नतीजों के लिहाज से कैनफिन होम्स और आइडिया, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। बाजार पर एक और रणनीति आपके साथ शेयर कर लेते हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ अरुण मंत्री, डेरिवेटिव एनालिस्ट, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, हमारे साथ जुड़े हैं अरुण मंत्री। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय हमें देने के लिए। तो आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए क्योंकि एसजीएस निफ्टी से तो पॉजिटिव क्यूज मिल रहे हैं, इसको देखते हुए आज का स्टॉप लॉस और टारगेट आप क्या सजेस्ट करेंगे निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग। हमें लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ही रहना चाहिए अगले 2 से 3 सेशन के जो हिसाब से एक्सपायरी की शुरुआत हुई है। हमें लग रहा है ऊपर में 10,770, 10,800 तक एक बार मार्केट जाना चाहिए। 1 से 2 दिन का व्यू लें तो 10,640 का स्टॉप लॉस ला के निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 10,770 का टारगेट होना चाहिए। और आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जहां पर क्या बात खरीदारी के मौके देख रहे हैं? स्टॉक स्पेस में हमें लग रहा है कि मिड कैप में काफी एक्शन रहेगा अगले 2 से 3 दिन में। तो इसमें से एक स्टॉक होगा सेंचुरी टेक्सटाइल्स। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में कल के सेशन में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं। इस स्टॉक को आप लॉन्ग कर सकते हैं। 1225 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1285 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा अमराजा बैटरी। इस स्टॉक में भी कल के सेशन में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए थे। इस स्टॉक में भी 840 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 885 का टारगेट रखें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अरुण सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स और अमराजा बैटरीज, इनका मानना है कि आज मिड कैप स्पेस में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 2 स्टॉक्स में आज खरीदारी करने की राय की तरफ से आ रही है और निफ्टी में भी आपको राय दे दी गई है। टारगेट 10,770 और स्टॉप लॉस 10,640, ये थे निफ्टी के लेवल्स आपके लिए। लेकिन अब कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं कि बाकी जो जितने भी कंपनी जो एक्सपर्ट हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सिस सिक्योरिटी सीसीएल प्रोडक्ट में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 312 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 299 का। और अगले कॉल में इन्होंने अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 302 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 287 का। शुक्रवार को भी स्टॉक में अच्छी तेजी थी, करीब 2.5% की तेजी देखने को मिली थी इस शेयर पर। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग की बात करें तो डीएलएफ में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है 240 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस आप लगाइए 213 का। स्टॉक में भी करीब 1.5% की तेजी थी। और विसाका इंडस्ट्रीज, यहां पर भी एक खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 800 के लेवल्स इनका मानना है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 761 का। स्टॉक में भी करीब 4% की तेजी शुक्रवार को देखने को मिली थी। तो जितने भी कॉल्स आपको सुझाए गए हैं सभी में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब रुक कर लेते हैं कमोडिटी बाजार का कि यहाँ पर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले हफ्ते में हमने गोल्ड में डॉलर की स्ट्रेंथ के चलते हुए काफी स्लाइड आते हुए देखा था। बट हो सकता है शॉर्ट टर्म में डॉलर के में थोड़ा सा हल्का सा पॉज आया जिस वजह से गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग की आशंका है। तो इंट्राडे पर्पस 31,140 के करीब बाय किया जा सकता है 31,350 के टारगेट से। ओके, और क्रूड को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए आज के लिए? आई थिंक क्रूड भी देखिए ब्रॉडली $67 WTI में सस्टेन हो रहा है। जो यहाँ पर 4460, 4480 जोन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक बाइंग की सलाह होगी। अपसाइड में दोबारा 4,595, 4,600 की जो प्रीवियस हाई है और टेस्ट हो सकते हैं।
चलिए, थैंक यू सो मच अमित, सुबह सुबह समय देने के लिए। कमोडिटी मार्केट में आज अपनी रणनीति सुझाने के लिए तो क्रूड और गोल्ड दोनों पे ही आज बाइंग की रणनीति होगी। क्रूड में भी आपको खरीदारी की राय दी जा रही है 45.95 के टारगेट्स के लिए, और गोल्ड में भी खरीदारी की राय ही ये दे रहे हैं। इनका मानना है कि 33,350 के लेवल्स के लिए आप गोल्ड में भी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये राय, ये रणनीति कमोडिटी मार्केट के लिए। लेकिन अब रुक कर लेते हैं कुछ और भी खबरों का। इंडिगो, आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पर खबर आई है कि इंडिगो के अध्यक्ष और डायरेक्टर आदित्य घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन आज कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कंपनी के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भाटिया को कंपनी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है, और कंपनी के मुताबिक आदित्य घोष 31 जुलाई तक कंपनी के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं डायरेक्टर पद से उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्रेगरी टेलर इंडिगो के सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, और आदित्य घोष ने बोर्ड मीटिंग के दौरान अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे कंपनी ने मंजूर कर लिया गया है। पूर्णकालिक डायरेक्टर के तौर पर उनका इस्तीफा 26 अप्रैल से लागू होगा, और अध्यक्ष के तौर पर यह 31 जुलाई से प्रभावी होगा। बता दें कि घोष 10 सालों तक इंडिगो से जुड़े रहे हैं, और इस पर रामदेव अग्रवाल का कहना है कि आदित्य घोष के इस्तीफे के बावजूद वो इंडिगो पर बुलिश हैं, और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। इंडिगो के ऊपर आप काफ़ी बुलिश थे, और उसके जो वहाँ पर आदित्य घोष ने अभी रिज़ाइन किया है, तो अभी भी जो आपका व्यू है उस शेयर के ऊपर उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने कल देखा शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है उस शेयर के अंदर। तो किसी को खबर का अंदाजा होगा। एक ही बात जान कर लीजिए, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में कोई काम करता है उसको कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है मंडे को बाजार ही खुलेगा 5% ऊपर। अरे भाई, एक इंडिविजुअल जो है, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही बिल्ड द कंपनी, ही वॉज द फेस ऑफ द कंपनी, बट ही इज़ नॉट इंडिगो. Indigo is much bigger. There are many more people. There is a depth of strategy. There is a depth of team. So he is important person. Loss is not good, but I think company goes on. So I don't think there is any change in the underlying value of the company, and hence I think market should maybe एक आध दो दिन थोड़ा नाराज रहेगा बाजार, फिर वापस ठीक हो जाएगा. तो रामदेव अग्रवाल तो काफी बुलिश थे इंडिगो पर। उनका कहना है कि अभी भी इंडिगो में काबिल लोगों की कमी नहीं है, और ये जो खबर है इसका असर 1-2 दिन तक ही स्टॉक में देखने को मिलेगा।